हे गाइस, मैं अनिल और आप देख रहे हैं अनिल सर IT यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का वीडियो हम देखने वाला है Q3 और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, और फर्स्ट ईयर है और सभी ट्रेड के बच्चों के लिए है। देखिए, आज के जो वीडियो में जो क्वेश्चंस होंगे वो सभी चैप्टर्स एक चैप्टर के हैं, वो है लेबर वेलफेयर रेगुलेशन के, जो कि श्रम कल्याणकारी अधिनियम का है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अंडर फैक्ट्री एक्ट द वर्कर वीकली हावर्स शुड नॉट एक्सेड फ्रॉम देन डैश। कह रहा है कि फैक्ट्री एक्ट जो बना था 1948 में, उसके अनुसार जो वर्कर्स होंगे, काम करने वाले वर्कर्स या श्रमिक होंगे, उनके सप्ताह में कितने दिन काम कर, अधिकतम कार्य, इससे अधिक कार्य नहीं कर सकते। वो है 48 घंटे। 48 घंटे से कोई भी श्रमिक सप्ताह में अधिक काम नहीं कर सकता है, और एक दिन में 8 घंटा या 9 घंटा कार्य कर सकता है लगातार। वो भी इसके कुछ नियम्स हैं। मैं फैक्ट्री एक्ट के बारे में आपको पूरा अच्छी तरह से बता दे रहा हूँ। ये फैक्ट्री एक्ट आया था, कारखाना का अधिनियम आया था, कारखाना का एक्ट 1948 में आया था, और इसे जब लागू किया गया था 1 अप्रैल 1949 को पूरे देश में। लेकिन उस समय जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लगा था, जम्मू कश्मीर में नहीं लगा था। देखिए, ये जो कानून था, ये फैक्ट्री एक्ट लगाया गया था 1948 में, ये केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया था, लेकिन इसको लागू कर अपने राज्य सरकार कर सकता था। ये राज्य सरकार द्वारा लागू होता था, लेकिन बनाया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। देखिए, इसका जो उद्देश्य था वो था कि बनाया गया था, क्यों बनाया गया था, तो जो श्रमिक थे काम करने वाले कंपनियों में, कारखानों में, जो श्रमिक को उनके कार्य के अनुसार वेतन दिया जाए। जो उनका सैलरी होगा उनके काम के अनुसार मिलेगा, और श्रमिकों के हित के लिए, उनके अधिकार की सुरक्षा के लिए ये बनाया गया था। और श्रमिक के कार्य और विश्राम के इसी में समय निर्धारित किया गया था कि कब काम करेंगे, कब विश्राम करेंगे। जैसे कि अगर वह 9 घंटे 8 घंटे जॉब लगातार करते हैं तो 5 घंटे के बाद उन्हें विश्राम जरूरी है। इस तरह के नियम सभी फैक्ट्री एक्ट के तहत बनाए गए हैं। और भी बहुत से नियम है, जैसे कंपनी में उपयुक्त जांच के लिए भी ऑफिसर्स को बहाल किया गया है, ताकि कंपनी के सभी देख रेख करे, ताकि सभी चीज़ ठीक ठाक चल रहा है ना। और भी बहुत से शर्तें हैं, जैसे कि बच्चों के लिए है कि, और इसी एक्ट के तहत जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है उनकी स्थिति में काम नहीं कर सकते हैं। फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत कोई भी अगर बालक 14 साल से कम की उम्र का है तो किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता है। और ये भी 14 से 18 के बीच में आप सभी फैक्ट्रीज में काम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं, सभी फैक्ट्रीज में काम कर सकते हैं। और गिने चुने फैक्ट्री में जहाँ पे उन्हें कोई दिक्कत ना हो उन्हें काम करने में, तो वहीं पर वो काम कर सकते हैं। 18 साल के बाद वो कहीं भी काम कर सकते हैं। और इसी एक्ट के तहत ये भी कहा गया कि अगर कोई भी पुरुष या महिला, कोई भी मेल या फीमेल और कंपनी में ज्वाइन करते हैं ड्यूटी पे, तो उनके पहले उनको मेडिकल सर्टिफिकेट होना जरूरी है, ताकि आगे कोई भी चल कोई भी परेशानी हो तो उन्हें ये पता रहे कि जॉब करने के पहले वो किस तरह की हालत में थे। और इसमें छुट्टी के भी कुछ शर्तें दी गई थी, जैसे कि अगर किसी भी श्रमिक को, किसी भी कर्मचारी को अगर छुट्टी लेनी है तो 15 दिन पहले मैनेजर को एक प्रार्थना पत्र लिखकर देना होगा। और यही नहीं, आप श्रमिक को 1 वर्ष में 3 बार से ज़्यादा छुट्टी भी नहीं ले सकते, इसी में बताया गया है। और अगर आप 240 दिन या 240 दिन से अधिक लगातार ड्यूटी कर रहे हैं बिना छुट्टी लिए हुए, तो आपको कंपनी जो छुट्टी देगी वो भी छुट्टी के पैसे नहीं काट सकती। ऐसा भी प्रावधान किया गया इसमें। और वो छुट्टी ये नहीं कि कई दिनों की छुट्टी ले सकते हैं। छुट्टी का प्रावधान हुआ कि अगर आपने 20 दिन काम किया है, 240 दिन 20 दिन होगा, तो 1 दिन की छुट्टी होगी। तो सोचिए 240 दिन से जितना अधिक की हो, जैसे मान लीजिए 240 दिन किए हैं लगातार, तो 12 दिन की छुट्टी मिलेगी, जिसमें कि आपको 1 भी रुपया नहीं काटे जाएंगे।
और ऐसी और भी बहुत सी की है, जैसे कि रविवार को किसी भी श्रमिक को काम में नहीं लिया जाएगा, ऐसा एक प्रावधान इसी में है कंपनी फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत। और कारखानों में किसी भी बताया कि किसी भी वयस्क श्रमिक एडल्ट श्रमिक को पूरे दिन के 9 घंटे से अधिक कार्य नहीं लिया जाएगा, जिन्हें 5 घंटे के बाद आपको भी उनको आराम देना जरूरी है, उनको विश्राम और वो उनको लंच या इस तरह ब्रेक जरूरी है। और भी बहुत से जैसे कि और महिलाओं के लिए है कि कोई भी महिलाएं श्रमिक सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक उनसे काम लिया जा सकता है, उसके बाद नहीं ले सकते, उसके बाद नहीं ले सकते। और कोई भी श्रमिक 10 दिन लगातार काम भी नहीं कर सकता, ये भी इसी एक्ट के तहत होता है। और इस देखिए और भी है, जैसे कि बताया अभी इसमें 48 घंटा वर्कर को काम करना ही है। और भी ऐसे कुछ, लेकिन इसमें कुछ है कि आपको अगर ये सभी नियम को पालन नहीं करते हैं, आप लगातार 10 दिनों की ड्यूटी करते हैं, या औरतों से काम औरतें जो है शाम के 7 या 8-10 बजे तक काम करते हैं, तो उनके लिए दंड भी मिल सकता है। जैसे उनके लिए दंड क्या हो सकता है बता दे रहे हैं। जैसे कि अगर कोई इन कारखानों के या मालिक के नियम का उल्लंघन करता है, कोई भी कर्मचारी या कोई भी श्रमिक, तो वो जो होगा 3 माह की सजा, 2,000 का दंड भुगतना पड़ेगा, या दोनों भी हो सकता है। दूसरी बार उल्लंघन करता है तो सजा दोगुनी हो जाएगी और ये 5,000 रुपये हो जाएगा, या दोनों हो सकता है। सजा 6 महीने का हो सकता है और 5,000 दंड भी देना होगा। अगर वो बार बार इसी स्थिति में कर रहा है तो 6 माह की सजा और 150 रुपये जुर्माना प्रतिदिन भुगतना पड़ेगा उसको। तो ये बात का ध्यान रखना होगा कि अगर आप किसी भी कंपनी में जा रहे हैं तो उसमें ये सभी चीज़ें ये सभी नियमों का पालन करें, ये आपके लिए भी अच्छा रहेगा। और भी है, यदि कोई मजदूर किसी धारा का उल्लंघन कर देता है तो उससे उस पर 20 रुपये का जुर्माना किया जा सकता है। और ये भी है कि अगर आप कोई भी मजदूर दूसरे के सर्टिफिकेट पर कार्य करता है तो उसको 1 माह की सजा और निर्धारित अर्थदंड दिया जा सकता है। जैसे कि अर्थदंड पैसे या उसको वो सजा मिल सकती है। और ये भी है कि कोई भी अवयस्क श्रमिक जो 14 साल से 18 साल के बीच में है, एक साथ 2 कंपनियों में भी नहीं काम कर सकते हैं, इसका भी ध्यान रखें। एक साथ आप एक ही कंपनी में काम कर सकते हैं, अगर ऐसा करते हैं तो 1,000 तक का जुर्माना लग सकता है। और यदि अगर ओवर टाइम करते हैं कोई भी 14 से 16 साल के बच्चे, तो उन्हें 50 रुपये का दंड देना होगा। लेकिन अगर वो अपनी स्वेच्छा से अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो ये दंड के प्रावधान नहीं है, वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो फैक्ट्री एक्ट बहुत ही ज़रूरी है। और भी बहुत से एक्ट बनाए गए थे जो कि श्रमिकों के लिए ज़रूरी था। तो इस चैप्टर में 1-2 और है, वो भी देख लेंगे। इस चैप्टर का नाम हो जाएगा आपका लेबर वेलफेयर रेगुलेशन, श्रम कल्याणकारी अधिनियम। इससे के अंदर कारखाना अधिनियम आया था 1948 में, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 में आया था, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में आया था, और अप्रेंटिस एक्ट आया था 1961 में। तो हम यही देखें। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम। हाँ देखिए आ गया, द फैक्ट्री एक्ट कम इनटू फोर्स ऑन। फैक्ट्री एक्ट कब आया था, कब लागू किया गया था? तो अप्रैल 1949 में। लेकिन ये जो भारतीय गवर्नर जनरल से 23 सितंबर 1948 में मान्यता प्राप्त कर दिए थे, लेकिन 1 अप्रैल 1949 को पूरे देश में लागू किया गया था। ठीक है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। क्वेश्चन 3 है, एज पर फैक्ट्री एक्ट 1948 कंटीन शुड बी प्रोवाइडेड इन द फैक्ट्री इफ वर्कर मोर देन डैश। देखिए फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत कंटीन प्रोवाइड किया जाएगा फैक्ट्री में। कितने वर्कर्स रहेंगे? तब देखिए
अगर किसी भी कंपनी में 250 से ज़्यादा अगर कर्मचारी हैं, वर्कर्स हैं, श्रमिक हैं, तो उनके लिए कंपनी कैंटीन प्रोवाइड करती है। और ये वो हर एक कंपनी में कैंटीन होगी जहाँ पर 250 से ज़्यादा कर्मचारी या वर्कर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन? इंटरनेशनल लेवल पर है। 5 नंबर है इन effective premises when there are 30 or more women workers the dash facilities should be provided। देखिए, अगर किसी भी कंपनी में 30 से अधिक महिलाएं काम कर रही हैं तो कंपनी का प्रावधान है कि वहाँ पे क्रीचेस रखना है। क्रीचेस मतलब शिशु पालन, जहाँ पर शिशु पाला जाता हो, शिशु का सदन हो सकता है, बच्चे जहाँ पाले जाते हैं, रखे जाते हैं, उनके रखने की एक व्यवस्था की जाएगी। वैसे सेपरेट कैंटीन तो होगा ही, और 250 से ज़्यादा होंगे तो AC रेस्ट रूम होगा जहाँ पर गर्मी या इस तरह के वातावरण हो। स्पेशल वेलफेयर ऑफिसर होंगे तो वो तो होंगे, और कम से कम वहाँ पर भी 250-300 अगर स्टाफ से हैं और श्रमिक हैं तब होंगे। तो मतलब यहाँ पर वुमेंस की बात हुई है, 30 से ज़्यादा वीमेंस होंगे तो वहाँ क्रीचेस होंगे, मतलब शिशु सदन होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6 बढ़ते हैं। व्हेन वाज वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट इनेक्टेड? देखिए, वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट क्या है? ये जो है श्रमिक की जो क्षतिपूर्ति और किसी प्रकार की क्षति हो जाती है उसकी पूर्ति के लिए एक एक्ट बनाया गया, एक अधिनियम बनाया गया। वो बनाया गया 1923 में। गठन 1923 में किया गया, लेकिन लागू इसे 1 जुलाई 1924 में किया गया। ये याद रखिएगा, गठन 1923 में हुआ और इसका को लागू 1 जुलाई 1924 को किया गया। इस अधिनियम के बहुत से नियम थे और इसका शर्त था कि कोई भी अगर श्रमिक काम कर रहा है तो उसको अगर आपकी कंपनी में काम करते हुए किसी भी प्रकार की कोई क्षति होती है तो उसकी पूर्ति करना कंपनी की सरकार की जिम्मेदारी है। जैसे कि अगर आपने हम भगवान करे किसी का ना हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर कंपनी में काम करते वक्त अपंग हो जाता है, डिसेबिलिटी आ जाती है उसमें, तो वो भी आर्थिक उसको भी क्षति होती है। उसके हाथ हो या कोई भी डिसेबिलिटी, हाथ कट जाते हैं, पैर कट जाते हैं, किसी अन्य तरह की कोई डिसेबिलिटी आती है तो वो इस क्षतिपूर्ति के लिए अधिकारी है, क्योंकि उसके कंपनी के काम करते वक्त उसको अपंग हो गया था। तो कहाँ जाएगा? अगर मृत्यु की स्थिति हो जाती है, श्रमिक उसी समय मान लीजिए बिल्डिंग पर काम कर रहे हैं कोई श्रमिक मजदूर, तो वहाँ से गिर कर अगर वो उनकी मृत्यु हो जाती है नीचे, तो उनके लिए भी अलग से भुगतान करने की यहाँ पे प्रावधान व्यवस्था की गई है इसी एक्ट के तहत, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत। देखिए, ये जो अधिनियम लागू किया था रेलवे कर्मचारी पर लागू हुआ था और साथ ही उन सभी कर्मचारियों पर भी लागू हुआ था जो कारखानों, कंपनियों और अन्य खतरनाक कार्यों में कार्य करते थे। इसका नियम था ना कि यदि कोई श्रमिक कार्य में के समय दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जैसे कि कोई भी कंपनी में और किसी तरह की डिसेबिलिटी हो जाती है, किसी तरह की दुर्घटना में फंस जाता है और उसको उसी से मृत्यु हो जाती है, तो वो इस क्षतिपूर्ति का तो जिम्मेदार है ही। अगर उसे किसी अन्य तरह की चोटें आती हैं तो उसके लिए भी जिम्मेदार है वो क्षतिपूर्ति के लिए। उसे पैसे दिए जाएंगे, इस तरह के कुछ भी दिए जाएंगे। लेकिन हाँ, ये याद रहे, अगर कोई भी काम कर रहे हैं श्रमिक तो शराब पीकर या नशे में और सुरक्षा सावधानियों का उल्लंघन अगर करते हैं तो उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। अगर लिखा हुआ है कि वहाँ जाना मना है और खतरा है, तब पर भी आप वहाँ जाते हैं और आपको कोई दुर्घटना घट जाती है तो आपके लिए वो जिम्मेदार है आप। इसमें कंपनी आपको कोई भी मुआवजा नहीं देगी, ये भी ध्यान रखें।
और आगे बढ़ते हुए देखते हैं। और इसमें है और भी बहुत से हैं, जैसे कि कितना रुपया दिया जाएगा। तो अगर अगर कोई श्रमिक जो है अगर हमेशा के लिए अपंग हो गया है, जैसे कि कोई कट ही गया है, कोई हाथ पैर में से कोई भी ऑर्गन्स कट गए हैं, तो उसको क्षतिपूर्ति मिलेगी 5 लाख से 6 लाख के बीच में, 5.5 लाख मिल सकता है। अगर 28 दिन के लिए हो, अगर वो जैसे 1 महीने 2 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, अगर वो जैसे कि उन्हें कोई केमिकल रिएक्शन कर गया, 1 महीने में वो ठीक हो जाते हैं, तो भी 1 महीने की सारे खर्चा उन्हें दिया जाएगा। या इनको छोटी मोटी छोटे आ गई हैं, 1-2 महीने भरने में लगे, तो उसके लिए भी है। उसके लिए भी सरकार को या कंपनी को वो भागीदारी होगी, पैसे देंगी जो दे सकती हैं। और यदि लेकिन अगर कोई श्रमिक है, कम क्या कार्य करने वाले कर्मचारी हैं, 3 दिन की चिकित्सा काल, देखिए 3 दिन के लिए अगर उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ रहा है, तो उसके लिए वो सरकार या कंपनी उनको कोई भी खर्चा नहीं दी। लेकिन अगर कोई दुर्घटना में कंपनी में काम करते वक्त कोई दुर्घटना घट जाती है और वहीं पर मजदूर या किसी की दुर्घटना में मौत हो जाती है, तो उन्हें 4.5 लाख रुपए दे होगा। ये था आपका वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। आपको उम्मीद है समझ में आया होगा वर्कमैन क्या है, कंपनसेशन एक्ट। इसमें आपको क्षति, कोई भी कंपनी में काम कर रहे किसी प्रकार की क्षति होती है, इसी नियम के थ्रू आप कंपनी में अपना हक ले सकते हैं, अपना क्षतिपूर्ति का मुआवजा ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द फैक्ट्री एक्ट इनेक्टेड ऑन, अभी हम बता दें फैक्ट्री एक्ट कारखाना का अधिनियम कब इनेक्टेड हुआ था, कब गठन हुआ था। तो वो हुआ था 1948 में। 23 सितंबर 1948 को गठन हुआ, मान्यता प्राप्त हुआ। लेकिन 1 अप्रैल 1949 को पूरे देश में लागू कर दिया गया था। कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 1949। और मान्यता कब प्राप्त हुआ था? 23 सितंबर 1948। 8 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन वाज पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट। अब ये देखिए, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट है मजदूरी भुगतान का अधिनियम। ये जो हम कोई भी मजदूर लोग काम करते हैं, तो उनके कोई पेमेंट के लिए कोई क्या मजदूरी मिलेगा उनको, वो किस तरह, कब कितना पैसे मिलेंगे, इन सभी के लिए बनाया गया था। वो बनाया गया था 1936 में। लेकिन समय समय पर इसमें चेंजेस भी हुए थे। अभी तक 5 बार चेंजेस किए जा चुके हैं। 1952, 1962, 1964 में, 1967 में, 1976 में चेंजेस, बहुत से महत्वपूर्ण इसमें चेंजेस किए गए थे, इम्पोर्टेंट चेंजेस थे। और इसका जो उद्देश्य था, तो वो था अगर कोई गैर आवश्यक और किसी या ऐसी कटौती जिसके लिए कोई आय जरूरी नहीं है, उसके लिए प्रतिबंध लगाना था। कि मान लीजिए आप कर्मचारी हैं और आपकी सैलरी तो आपको तो लेनी नहीं है, देना है कंपनी को। अगर कोई किसी अनावश्यक चीज़ों के लिए पैसे काट रहा है, तो इसमें प्रतिबंध लगाएगा। आप इस एक्ट के थ्रू आप उन पर कार्रवाई करवा सकते हैं। मजदूरी भुगतान के लिए समय की अवधि दी गई है। आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं या ज्वाइनिंग करेंगे, उसी समय आपको बता दिया जाएगा कि आप कब से कब आपकी सैलरी दी जाएगी, एक समय की अवधि दे दी जाएगी। और आपका जो भुगतान किया जाएगा सैलरी, वो चेक से नहीं होगा, लेकिन अगर आप कहेंगे तो आपको चेक से भी भुगतान किया जा सकता है। और इसी एक्ट के थ्रू सभी कर्मचारियों को, सभी श्रमिकों को प्रति माह के आधार पर वेतन दिया जाने लगा। ये तो पहले डेली के बेसिस पे होता था कंपनियों में, या डेली के बेसिस पे दिया जाता था। इसी में प्रति माह के आधार पर वेतन दिया जाने लगा।
जैसे कि अब संडे को छुट्टी रहती है, नहीं दे जाते हैं तो उसके पैसे कट जाते थे, नहीं जाते थे तो। लेकिन प्रति माह के हिसाब से आपको ये पैसे मिल जाते हैं, ये भी फ़ायदा था। और भी शर्तें थे सरकार की। मजदूरी भुगतान के संबंध में, इसमें वेजेज मतलब मजदूरी होता है, और भुगतान मतलब पेमेंट हो गया, और एक्ट मतलब नियम अधिनियम हो जाता है। देखिए, इसमें ये जो पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट था, राज्य सरकार जो है मजदूरों के हित के लिए, उनके सुरक्षा के लिए, उनके अधिकारों के लिए नियम बनाती रहती है, लागू कर सकती है। इसी अधिनियम में बताया गया है। देखिए, इसी अधिनियम में जुर्माने की इसमें की और उसकी राशि तय करने का प्रावधान भी शामिल है। अगर कोई गलती करते हैं या किसी तरह के उल्लंघन करते हैं नियमों का, तो जुर्माने भी इसी में बताया गया कितना जुर्माना देना होगा, किस तरह से जुर्माना देना होगा, इसमें भी है। और आपका फैक्ट्री एक्ट था, उसके तहत भी आपको बताया गया है। और इस अधिनियम के तो मजदूर भुगतान की अवधि तो बता ही दिए हैं कि अवधि भी होगी, एक निश्चित डेट होगा और उसके बीच होगा, एक समय होगा, उसी में आप उसके बाद अगर नहीं मिलता है तो उसके बाद आप उसमें कंपनसेशन के लिए आप वहाँ पे कंपनी में जा सकते हैं। और ये भी है कि अगर कंपनी 1 महीने से अधिक आपकी सैलरी नहीं रख सकती, उसको लौटाना पड़ेगा। कंपनी में कोई भी कंपनी है तो उसको लौटाना पड़ेगा 1 महीने के अंदर, 1 महीने से अधिक होना नहीं चाहिए, सैलरी आपको 1 महीने के अंदर दे देनी है। और इसी एक्ट के थ्रू ये भी था कि अगर आप कंपनी से हटा दिए गए हैं तो और अभी सैलरी आपका बकाया है, तो 2 दिन के अंदर आपकी सैलरी पूरी आ जानी चाहिए। नहीं आती है तो भी उसके लिए आप जाके कार्रवाई करवा सकते हैं। इस अधिनियम के अनुसार जो भी संस्था है जहाँ पे 1000 से कम 1000 से कम कर्मचारी कार्य कर सकते हैं, वहाँ महीने के 7 तारीख तक सैलरी मिल जानी है। वो भी नगद भी मिल सकता है, अकाउंट में भी आ सकता है, जिस तरह से वो नगद ही मिल सकता है। अगर आप श्रमिक हैं, मजदूर हैं, तो आपको नगद ही मिलता है। अगर 100 से अधिक कर्मचारी उसमें है तो 10 तारीख तक भुगतान कर देना है कंपनी को। कंपनी में अगर किसी कंपनी में 1000 से अधिक श्रमिक हैं तो महीने के 7 तारीख तक उसको अपना सैलरी सभी को बांट देने हैं। और अगर 100 से ज़्यादा है तो उसको 10 तारीख तक उसको सैलरी सभी को बांट देना है। और जो सैलरी होगा वो हाथ में भी कैश भी दे सकते हैं या अकाउंट में भी दे सकते हैं। तो ये कंपनी के नियम के अनुसार है। या मज़दूर अगर चाहते हैं कि मुझे अपनी जो राशि है वो अपने हाथ में चाहिए, तो उन्हें वो राशि हाथ में मिल सकती है। और इसी के तहत, इसी एक्ट के तहत, ये नहीं कि आपको हाथ में चाहिए तो कहे कि नहीं, कि सिर्फ अकाउंट में जाता है, ऐसा भी नियम नहीं है। और इसमें जुर्माने भी लगाए गए थे। तो वो जो जुर्माने थे, 15 वर्ष से कम उम्र के श्रमिक पर जुर्माना नहीं लगाया जा सकता। 15 साल से कम का होता है, 1 साल 14 साल के, तो उनको जुर्माना नहीं लग सकता। और जुर्माने की जो भी राशि होगी श्रमिक को लाभ के लिए होगा। तो श्रमिक से जुर्माना लेते हैं तो जैसे कुछ रुपए ले लिया जाता है, तो वो उन्हीं के भलाई के लिए, उन्हीं के लाभ के लिए राशि ली जाएगी, उन्हीं में प्रयोग किया जाएगा। ये नहीं कि अपने पास रखने के लिए नहीं दी जाएगी। जुर्माने करने के लिए नोटिस देना होगा। और किसी प्रकार के जुर्माना है तो वो आपको नोटिस देंगे। और जुर्माना इन्हें कितना भी लगा सकते हैं, आपकी जो सैलरी होगी उसके 3% से अधिक जुर्माना किसी भी स्थिति में नहीं दे सकते हैं। जोड़ लिया, जितनी भी अगर आपकी मजदूरी होगी, आप जितनी सैलरी बनती होगी, उसके 3% से अधिक जुर्माना वो नहीं लगा सकते हैं।
इसमें कई तरह की कटौतियों का भी शर्तें हैं। बहुत से कटौती करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं। जैसे कि वॉलंटियरी डिडक्शन, स्वेच्छा से कटौती, अपने स्वेच्छा से कटवा सकते हैं। जैसे कि अभी कोई बाढ़ आता है या कहीं अभी कोरोना चल रहा है, इसमें अगर आप चाहते हैं कि कंपनी के तहत आप अपना सैलरी कटवाते हैं, अभी वैसे तो आप नहीं भी कटवाते हैं तो कट रहा है सभी का, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वॉलंटरी की डिडक्शन है, आप अपनी स्वेच्छा से, इच्छानुसार, जरूरी नहीं है नहीं कि आपको देना ही है, देश हित के लिए दे सकते हैं। एक कर्मचारी होने के नाते आप अपने हिसाब से जितना कटवाना चाहें कटवा सकते हैं। किसी तरह के राहत कोष, जैसे कि बाढ़ आया है कहीं तो वहाँ भिजवाने के लिए, या भूकंप है या अभी कोरोना चल रहा है, पीएम केयर्स फंड में डालने के लिए आप अकेले नहीं डालना चाहते, कंपनी अपने थ्रू सभी का सैलरी डिडक्ट करके भेजना चाहती है, तो आपके स्वेच्छानुसार ही काटेगी, अपनी मर्जी से वो नहीं काट सकते। और भी है एब्सेंट डिडक्शन, अगर आप अनुपस्थित होते हैं तो उसके लिए भी कटौती होती है। तो लेकिन हाँ, उसका प्रावधान यही होगा कि अगर आप बिना छुट्टी लिए भी ही आप अनुपस्थित हैं तो आपकी वेतन उस दिन की काट ली जाएगी। और भी है, जैसे कि अगर आप कंपनी के आवास में रहना चाहते हैं तो कंपनी उसके लिए एकोमोडेशन फैसिलिटी जो होगा उसको आवास सुविधा बोलते हैं, एकोमोडेशन, तो वो उसके लिए कुछ पैसे काट लेती है। प्रोविडेंट फंड, पीएफ होता है, उसके लिए भी आपको अपने इच्छा अनुसार भविष्य में पैसा जमा करने के लिए कटवा सकते हैं और नहीं भी कटा सकते हैं। लेकिन इतना याद रखिए, आपकी आप भी जो भी पीएफ कटवाए हैं वो आपकी सैलरी के 50% से अधिक नहीं हो सकते। जितने भी होंगे वो 50% से, आपकी सैलरी से कम ही आप अपना पीएफ जमा करा सकते हैं। और अगर आपको कोई भी जुर्माना लगता है इस एक्ट के तहत तो उसको 7 दिन की अवधि के अंदर वसूल लेनी जानी चाहिए, इसके बाद नहीं। 60 दिन के बाद आप नहीं वसूल सकते। जैसे आप पर कोई जुर्माना लगा दिया गया तो 60 दिन के अंदर ही आपसे वो जुर्माना ले लिया जाना है, बाकी आगे इसके बाद नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। हमको उम्मीद है पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट समझ में आया होगा। और मिनिमम वेजेज एक्ट इनेक्टेड ऑन द ईयर ऑफ 1948, 1948 में ये नियम लागू किया गया था। When was अप्रेंटिस एक्ट इनेक्टेड? अप्रेंटिस एक्ट कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1961 में। और ये क्यों लागू किया गया था? ताकि कोई भी छात्र अगर पढ़ाई कर लिए हैं या वो अपन अप्रेंटिस करने के लिए जा सकते हैं। इसका मूल्य यही था कि जो भी प्रशिक्षण हेतु उनको एक अलग तरीके का वातावरण उनको तैयार करना हो और उनके लिए जो व्यवसाय और तकनीक की योग्य लोगों के बीच में उनसे काम कराया जाए, कुशल कर्मकों की तरह। जैसे कि अगर आप सिर्फ आईटीआई किए हैं तो एक आईटीआई के उसी ट्रेड के युवक के साथ आप कार्य करेंगे। इसमें और भी इसकी योग्यता थी कि अगर आप 14 साल से अधिक आयु होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। और इसी एक्ट के तहत आपका जो प्रशिक्षण था, अप्रेंटिसशिप, वो 6 माह से 4 साल तक की होती है, लेकिन अधिकतर 1 साल की ही आती है। लेकिन आप में प्रशिक्षण आप 6 महीने से लेकर 4 वर्ष तक आप प्रशिक्षण किसी भी कंपनी में अप्रेंटिस एक्ट के तहत कार्य कर सकते हैं। और इसमें जो अप्रेंटिस आप करते रहे उस समय जो सैलरी दी जाएगी, अगर आपका 250 से कम स्टाफ है कंपनी में तो 50% जो पैसे होंगे वो कंपनी देगी और 50% आपको कंपनी देगी, सरकार पैसे देगी।
तो इससे भी लाभ हो जाता है। अप्रेंटिस से ज़्यादा पैसे नहीं दिए जाते अप्रेंटिस के दौरान, लेकिन जो पैसे देते हैं उसके दो हिस्सों में मिलते हैं। एक सरकार देती है 50% और 50% कंपनी देती है। ऐसे ही बहुत से नियम लगाए गए थे। तो इस आगे की और भी जो आएगा मॉक टेस्ट या क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें आप और भी देख सकते हैं। ये लास्ट बोनस क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट ए स्किल टू हैव, जो एक कौशल के लिए नहीं है। देखिए, आपके लिए एक स्किल होना चाहिए, वो हर तरह का स्किल आपके अंदर होना चाहिए, लेकिन एक तरह का स्किल कभी नहीं होना चाहिए, वो है लाइंग का, झूठ बोलने का। कंपनी में अगर आप झूठ बोलते हैं, कोई भी नियम के विरुद्ध जाते हैं, तो आपको देख ही लिए क्या क्या देना है। तो इसलिए आप ये लाइन वाला डी नंबर, आप लाइन मतलब झूठ होता है, ये ना बोले तो बेहतर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन एंड थैंक यू। To change your